हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 जो आयोजित होने वाली है, जिसके 5200 पद हैं। 5200 पदों पर जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपसे बोला गया है कि लॉकडाउन जैसे ही फिनिश होगा उसके समाप्ति के पश्चात ही जो 5200 पद हैं राजस्व लेखपाल के जरूर फिलअप होंगे। जिनका जो मैंने सिलेबस है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप चेक कर लीजिए। नहीं तो आप हाईवे क्लासेस चैनल को जाकर वहां पर सर्च कर लीजिए। मैंने वहां पर विधिवत जो बता दिया है कि मैथ में क्या है, हिंदी में क्या है, रीजनिंग सॉरी जीएस में क्या है, और आपका ग्राम समाज से विकास से क्या क्या चीजें आएंगी, और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्या रणनीति है, वहां पर मैंने उस लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। उसी हिसाब से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला है कि मैथ्स के लिए आप निश्चित हो जाइए। मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपके मैथ्स में 25 में 25 आ जाए। उसके लिए जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है आपको चीजों को। जैसे जिन लोगों का मैथ वीक है, उनको क्या करना है, मेरी एक सुपर टेट की सीरीज चल रही है, ठीक है। सुपर टेट सीरीज मैथ्स की चल रही है। आपको क्या करना है, वहां पर हाईवे क्लासेस जाना है, और जो उसका लेक्चर नंबर 1 है, मेरे लेक्चर 9 हो चुके हैं, परसेंटेज फिनिश हो चुका है। आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर देना है। 20-20, 25-25, 33 मिनट के पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और उम्मीद करते हैं जिन लोगों का मैथ वीक है, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है एक लेक्चर में, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर प्रैक्टिस कराया है विभिन्न विभिन्न लैंग्वेज के साथ में। तो वहां से ये उम्मीद कर लेंगे कि आपको परसेंटेज चीजों को अच्छे से हो गया। साथ ही साथ मेरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए हैं, जो लेखपाल के एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ये भी अंदाजा लगता रहेगा कि हमारे इसमें कितने हो रहे हैं और किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है। और हम बता दें कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ने चाहिए। वहीं से आपका कल्याण होने वाला है, ठीक। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में, जो पहले परीक्षा में 2015 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है पुराने जो लेखपाल में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैथ्स पोर्शन से, ठीक है। ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपका आता रहेगा, उनको आप देखते रहना है, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मैं वहां पर जरूर पोस्ट कर दिया करूंगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 25 मैथ्स के होते हैं, 25 हिंदी और 25 सामान्य ज्ञान और 25 ग्राम विकास से हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 मैथ्स के क्वेश्चन है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हुआ, जो जहां से पूछा गया था वो 26 नंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाभ हानि का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आपको दो तरीके इसके बताएंगे। एक, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को, जिससे कि आपका कभी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। देखो, 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब जिस 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 रेट पर वस्तु पड़ी थी उसको फिर 25% बढ़ाया गया और फिर वो रेट डाला गया। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा मान के चलेंगे कि जो वस्तु हमको पड़ी थी वो 100 रुपए की थी। जब हमने यहाँ पर अंकित किया, यानी कि मैक्सिमम प्राइस, जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, 25% बढ़ाया। अब 100 से आप 25% बढ़ाओगे तो 125 हो जाएगा। जैसे यहाँ 100 है, 25% बढ़ाया तो 125/100 हो गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ रेट आ गया 125। ध्यान में ये रखें कि 100 में जो है 25 जुड़े नहीं है, ये कई बार हम बोलते हैं। फिर कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान से देखें, अंकित मूल्य पर 4% की छूट है, तो अंकित मूल्य है कितना अभी प्रेजेंट टाइम में। अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य है 125 रुपए, 125, और 4% की छूट देना है। अब सोचो, अगर ये 100 में 25 जुड़े हों और तुम्हें 4% की छूट देनी है, तो 125 में 4 घटा लो, तब तो कोई सवाल ही नहीं लगेगा। फिर तो मैथ बड़ा आसान है, हलवा है। ऐसा नहीं होता है, चीजों को ध्यान से समझते रहना। 4% की छूट देता है तो वह वस्तु बची है 96%। तो 96% हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा किसी भी चीज का, वो चाहे 125 हो, चाहे 100 हो, चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ पर 125 था तो हम लोग 125 से बस सॉल्व करते हैं। 25 से काटा तो 25 पंचे 125 और 25 चौकू 100। 4 से जो हमने काटा, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौकू 16, 24 पंचे 120, यानी कि जो 120 रुपए आ गया। ये 120 आखिर आया क्या है, चीजों को ध्यान ध्यान से समझते चलना, एक एक चीजें जोड़ते चलेंगे। तो जो ये 120 आया है, ये आया है सेलिंग प्राइस। कैसे पता चला भाई सेलिंग प्राइस है ये। अब आप देखिए, कोई भी चीज का रेट पड़ा होता है, जब आप उस पर छूट देते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है, बिक जाती है। बिक जाती है मतलब सेलिंग प्राइस है।
और एक चीज और ध्यान कान में डाल लीजिए कि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। और एक बात और कान में डाल लीजिए, चाहे वो लाभ चाहे वो हानि, वो किस पर होता है, वो क्रय मूल्य पर होता है। ओके, कितने पर होता है, क्रय मूल्य पर। अब ये हमसे क्या पूछा गया है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखो वो बस थी कितने की पड़ी थी, आपको 100 रुपए की पड़ी थी। कितने की, आपका 100 रुपए खर्च हुआ था, आपकी बिकी कितने की, 120 की, तो लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 100 पर हुआ। गुणे में 100 लगाएंगे परसेंट के लिए, 100 से 100 कट गया, यहाँ राइट आंसर हो गया 20%। और कभी भी अगर आपको 100 से कोई वस्तु ज्यादा है, 100 से कोई वस्तु कम है, तो समझ लीजिए लाभ भी उतना ही ज्यादा या उतना ही परसेंट कम है। जैसे आपने देखा, यहाँ यहाँ था 100 और यहाँ था 20, तो आप एकदम से बोल सकते थे कि 20% का लाभ हुआ। अगर यहाँ था 100, अगर यहाँ होता 80, तो एकदम से बोल सकते थे 20% की हानि हुई है। जब कोई वस्तु 100 से ज्यादा या 100 से कम हो, तो समझ लेना वो उतना ही परसेंट का लाभ अथवा हानि होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर जो इतनी थ्योरी जो मैंने आपको साइड में समझाई, ये फालतू की थी, जो मैंने आपको सिखाने में वेस्ट किया है। बस एकदम से इस सवाल को सॉल्व करना था। यहाँ पर एक दो लाइनें लिखकर, एक तरीका और है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो इसको हम लोग तेरह खाना रिंच भी बोलते हैं। जैसे 25% मूल्य बढ़ाकर, बढ़ाकर मतलब +25, और 4% की छूट मतलब -4, और प्लस माइनस गुणा माइनस होती है, तो 25 गुणे 4 बटे में 100। 25 में से 4 गए, बचा 21, और ये माइनस का 1, 25 चक्कू 100, और ये 100 कट गया, माइनस 21 में से 1 गया, 20% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पर जो आयोग है, जिस आयोग ने यहाँ पर जो राइट आंसर किया है, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है पहली संख्या क्या है। ओके, समझिएगा, ये संख्या अनुपात समानुपात का चैप्टर है। इसमें हम लोग पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या लिखेंगे, जो कि दिया गया है 2:3, और फिर हमको दिया गया है 5:8। तो हमारे पास जो यहां से निकल के आएगा, ये अनुपात समानुपात का नियम है जो आप जानते होंगे, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर क्या निकल के आएगा, ये चीजें निकल के आ जाएंगी। तो इनमें जो रिलेशन आएगा, क्योंकि हमको तीनों संख्याओं का योगफल दिया गया है, इसका मतलब हम तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़कर 392 के कर पाए। अभी तो हमको तीनों संख्याएं ही नहीं पता है, एक बार दो संख्याओं को एक साथ लेकर बचा है, दो संख्याओं को, ये तो चार संख्याएं ऐसे हो जा रही हैं। ठीक है, तो हमको तीनों को कंबाइन करने का जो अनुपात समानुपात का रूल है वो लगाना पड़ेगा। 5 दूनी 10 ऐसे गुणा करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर अनुपात समानुपात का जब चैप्टर आया तो हमारा समझिएगा, 5 दूनी 10, फिर ऐसे गुणा की जाती है, 5 तियां 15, फिर ऐसे 8 तियां 24। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, तीनों संख्याओं का योग कितना बन रहा है, 10 और 15 25 और 24 49, यानी कि टोटल कितना बनेगा 49। 49 बराबर कितना, 392। 392, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या क्या होगी, यानी कि 10 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 49 बराबर 392, 7 से काट लो, 7 सते 49, 7 पते 35, बचे 4, हो गए 7 सते 49। ठीक है, अब आप इसको काट लेते हैं कितने से, सॉरी 7 बजे, 1 मिनट, 7 सते 49 और 7 बजे 35, बचे 4, हो गए 42, 7 छंग 42। ठीक है, फिर 7 अठे 56, एक बराबर कितना आ गया 8। अगर एक बराबर वैल्यू 8 है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि पहली संख्या क्या होगी, यानी कि पहली का मतलब 10 का मान पूछ रहे हैं। अगर एक 8 को बताएगा, तो 10 कितने को बताएगा, 80 को बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर समझदार है कि आपको उत्तर में डी दिया गया है, जो आयोग ने डी माना है, बिल्कुल राइट आंसर। आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रूल लगाना था, बाकी बड़ा आसान था चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, कौन सी है। वैसे तो अगर इसको हम लोग एकदम एक्चुअली वे में सॉल्व करें, तो 24 30 36 का क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। जो इसका लासा होगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि लासा ही है, सॉरी, लासा लेना पड़ेगा। और लासा लेने के बाद में जो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, उसमें हमको भाग कराना पड़ेगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए आप विधिवत भी चीजों को समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक छोटा तरीका बताते हैं। जैसे 24 है, 30 है और 36 है। ठीक है, अब आप देखिए 24 के फैक्टर होते हैं 3 × 8, यानी कि देखो, और क्या कह रहे हैं कि 24 30 36 में से प्रत्येक से कट जाए। अगर जो संख्या 24 से कट रही है, वो जाहिर सी बात है उसको 8 से भी कटना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 24 से कट पाएगा। जैसे अगर 72 है, ये 24 से कट रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये 8 से भी कट रहा है, 8 ने मात्र है ना। तो ये चीजों को समझिए। जैसे यहाँ 24 है, तो समझ लीजिए इसमें 8 बड़ा फैक्टर है, वो हमने निकाला, और यहाँ 36 में से 9 बड़ा फैक्टर है, वो हमने निकाल लिया।
क्योंकि अगर कोई संख्या वो 36 से कट रही है, 36 में से प्रत्येक से विभाजित करना है, अगर कोई संख्या 36 से कट रही है वो 9 से भी कट रही होगी। बस हमारा आंसर यहीं से निकल आना है। चेक कर लीजिए कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 और 9 से दोनों से कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो संख्या 8 और 9 से हो जाएगी, कट जाएगी, वो 24 से भी, वो 30 से भी, वो 36 से भी। 30 से कटने के लिए अगर सोच लीजिए, अगर यहाँ पर जैसे 30 है तो समझ लीजिए वो संख्या 10 से भी कट रही होगी। 10 से तो सारी संख्या कट रही है, क्योंकि सबके लास्ट में 0 है, तो इसलिए हमको उससे तो चेक ही नहीं करना है। मेन चीज है यहाँ पर हमारा कि ये संख्या अगर 8 9 से मिल जाए कोई, तो देखो सबसे पहले हम 9 से ही चेक कर लेते हैं, बड़ी संख्या है। तो देखो 9 से कौन कौन सी संख्या जो कट रही है। चलिए आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से, ठीक है। 9 से तो देखिए 9 से कटने का जो रूल है वो क्या है, समझ लीजिए। 9 से कटने का जो रूल है, 3 से और 9 से कटने का जो रूल है कि संख्याओं का योग 3 से या 9 से कट जाए, समझ लो वो संख्या 9 से कट जाएगी या 3 से कट जाएगी, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखो 9 और 6 15 और 2 17, क्या 17 9 से कटता है? नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। बस हटाओ फटाफट एकदम से। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखा 9 9 18 और 6 24, क्या 24 9 से कटता है? नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, सी वाला देखिए 9 और 8 17 और 4 21, क्या 21 कटते हैं 9 से? बिल्कुल नहीं कटते, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर देखिए 9 और 3 12 और 6 18, क्या 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, यही हमारा आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए। राइट आंसर 28 का ए। ओके, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई टेंशन लेने का नहीं, एकदम से आसान। और तरीका क्या है? 24 30 36 का हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। जैसे जो भी इसका एलसीएम आ जाएगा, फिर हम लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है। एक तरीका बता देते हैं जो प्रॉपर है, वो हम बता देते हैं। जैसे एलसीएम कुछ भी आया हमारा, यहाँ पर एलसीएम आएगा, वो हम लोग एलसीएम को इसमें भाग कराएंगे, और लास्ट में जो संख्या बच जाए वो इस वाली संख्या, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देना, बस हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रॉपर आपको तरीका बता दिया। आप एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा यूपी टेट की जो सीरीज है वहां से सीख सकते हैं, बड़े आसान तरीके से मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणांक 10 और 5 है, तो आंकड़े के समूह का मानक विचलन क्या होगा? देखो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या? मानक विचलन का गुणांक, मानक विचलन का गुणांक बराबर होता है मानक विचलन और बटे में माध्य। देखो ये चीज समझ लीजिए कि मानक विचलन का गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बटे में माध्य, ठीक है। अब आपको देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। कह रहे हैं कि एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणांक कितना है? 10, यानी कि माध्य कितना है? 10 है। मानक विचलन का गुणांक कितना है? 5 है। तो आपसे पूछ रहे हैं आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा, यानी कि मानक विचलन का गुणांक कितना है? 5, बराबर आपसे मानक विचलन पूछ रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू पूछ रहे हैं, मानक विचलन आपसे पूछा जा रहा है, और बटे में माध्य की वैल्यू दी गई है 10। अब हम लोग इधर कैसे गुणा कर लेंगे? 5 गुणे 10 कितना होता है? 50, यानी कि 50 बराबर क्या हो जाएगा? मानक विचलन। राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपको 23 दिया गया है, फिर x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर सीखने चाहिए, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको पूरा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना चाहिए, पूरी इसकी जो थ्योरी है वो हम आपको समझा देंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद में आप उस लेक्चर को जरूर देखना, जिसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और लासा मासा का जो चैप्टर का जो तरीका है वो भी हम आपको बता देंगे, जो जो वहां पर आपको अप्लाई हुआ है, वो लिंक जरूर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस जरूर को आपको उसको जरूर देखना है। नहीं भूल जाए अगर, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9935001225 है। एक एक चीजें हम आपकी सुधारते चलेंगे, और एक एक चीजें आपकी सुधरती चलेंगी, यकीन मानिए आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं। कभी भी अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया गया हो, और आपको x² प्लस 1/x² वो पूछे, तो इसका मान होता है k² - 2। क्या होता है? k² - 2। फिर से बोलो, k² - 2। अब यहाँ से हमें क्या फर्क पड़ता है? x² प्लस 1/x² बराबर k दिया गया है, और हमसे पूछ रहे हैं x⁴ 1/x⁴, इसका भी मान हो जाएगा k² - 2, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, जैसे इसका वर्ग है, और यहाँ पर देखिए घात 2 है, 2 का जस्ट यहाँ पर क्या है? वर्ग है, ठीक है। क्योंकि एक की घात यहाँ पर 2 से गुणा हो गई, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो गई है, ठीक है। जस्ट एक ही बात है, क्योंकि उसको हम लोग एक ही मेथड से लगा सकते हैं। तो बस k² - 2 करना है हमको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? k² - 2, k² यानी कि 23 का वर्ग कितना? 529, और 529 में से अगर 2 चले जाए तो 527। राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। बड़ा आसान है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाइए वहां से चेक कर लीजिए। ओके,
पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि कभी अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए x प्लस वन अपान एक्स बराबर आपको के दे दे, फिर पूछे x घात तीन प्लस वन अपान एक्स घात तीन बराबर क्या होगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि x प्लस वन अपान एक्स, आपसे यूं पूछ सकते हैं x घात 100 प्लस x घात 100 बराबर या ऐसे बोल सकते हैं कि x प्लस वन अपान एक्स बराबर 2, तो x घात 100 प्लस वन अपान एक्स घात 100 बराबर क्या होगा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, तो फिर x प्लस वन अपान एक्स का मान क्या होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैंने इनको सिखाया है, आप जरूर जाइए वहां से सीखिए जाकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सुरेश और संदीप व्यवसाय में साझेदार हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कौन कौन है, एक तो नाम है सुरेश और एक का नाम है संदीप, दोनों ऐसे हैं, ये संदीप ये सुरेश। ठीक, व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 50,000 रुपए, देखो 5 माह के लिए 5,000 रुपए लगाए। ठीक, अब इन्होंने 6 माह के लिए 6,000 रुपए लगाए। ओके, वर्ष के अंत में 610 रुपए मिले। कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलना चाहिए। देखो, 1 साल का इन्होंने बिजनेस किया, संदीप ने 5 महीने के लिए लगाया, सुरेश ने 5 महीने के लिए लगाया और संदीप ने 6 माह के लिए लगाया। ठीक, अब ये चीज समझ लीजिए, जो ये कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग इसको बोलते हैं साझेदारी वाला जो चैप्टर है, मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक, जो ये साझेदारी वाली कॉन्सेप्ट है ये कैसे आएगा, क्योंकि जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। बस हमको ये पूंजी का अनुपात निकाल लेना है। ये 3 जीरो कट गए, अब 25 और 6 36, यानी कि दोनों को अगर जोड़ें तो सुरेश को 25 का लाभ हुआ है और संदीप को 36 का। अगर दोनों को देखें तो कितना का लाभ हुआ है 36, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 का लाभ हुआ है। 61 61 कट गया, 1 बराबर 10। अगर 1 बराबर 10 है तो देखो आपसे पूछा क्या रहा है, तो लाभ में संदीप को कितना रुपया मिला। संदीप ये है 36 वाले, एक 10 को बताएगा तो 36 कितने को बताएगा 360 को। राइट आंसर हो जाएगा डी 360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 300 है, उनका मतलब संख्याओं का छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, कभी भी अगर संख्याओं का जो अनुपात होता है तो अनुपात जो होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू कट चुका होता है, और क्या कटा है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, जैसे संख्याएं 3:5 है, तो हो सकता है कि संख्याएं कुछ और हो, वो वैल्यू कट गई हो, क्या कट गई हो वो हम लोग एक्स मान लेते हैं दोनों जगह। यानी कि ओरिजिनल संख्या क्या है, 3x है और 5x। 3 और x 5x का जो लासा होगा वो 15x हो जाएगा, इतना सभी को मालूम है। जो कॉमन है वो ले लो, जो कॉमन नहीं वो भी ले लो। 3 और 5 कॉमन नहीं वो भी ले लिया गया, x कॉमन है वो भी। तो 15x हमारा यहाँ से लासा हुआ है, जबकि ये लासा बोल रहे हैं 300 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 15x बराबर 300, 15 से काट देंगे 15 दूनी 30, x बराबर यहाँ से आपका 20 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे छोटी संख्या बताओ, 3x और 5x में छोटा कौन है, 3x, यानी कि 3 गुणे x का मान कितना है 20, 20 या 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको जो वर्गमूल लेते हैं वो पीछे से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आगे से इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आगे से हमको ये जोड़ना, पीछे से सॉल्व करो। 225 का वर्गमूल कितना 15, और 15 जब हम लोग 154 में जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13, 13 जब हम लोग इसमें जोड़ देंगे जो हो जाएगा 15,625, और 15,625 का वर्गमूल होता है 125। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ लास्ट में 5 है तो जिसका भी वर्गमूल करोगे लास्ट में 5 ही होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खल्लास हो गए। एक तरीका और बता देते हैं कि वर्गमूल लेने का क्या तरीका होता है। वर्गमूल लेने का एक तरीका भी मेथड भी होता है, जैसे 15,625 है, इसका वर्गमूल क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए इसके जो लास्ट में नंबर है ये 5, सोचो ये 5 कैसे आया। तो ये 5 एक ही तरीका है, जब कभी भी 5 का वर्ग होगा तभी 5 आएगा, अन्यथा ये 5 आ ही नहीं सकता। फिर हम लोगों को एक अंक काट देना। अब ये 156 लिखा हुआ है, अब ऐसा वर्ग ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 156 से ज्यादा ना हो। जैसे आप देख रहे होंगे 12 है, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, तो 13 का ज्यादा हो जाता है, 12 का सही है, तो इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पर 12 लिख देना, बस ये हमारा आंसर है 125। राइट आंसर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि n n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, n प्लस फाइव का औसत क्या होगा। देखो एक चीज बता दें हम, औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत कहाँ होता है, औसत हमेशा बीच में होता है। जब कभी भी एक सीक्वेंस चल रहा हो, जैसे 3 4 5 6 7, अगर हम पूछे औसत क्या है तो 2 संख्या इधर निकल गई, 2 संख्या इधर निकल गई, औसत 5 है। कभी भी अगर ऐसा हो रहा औसत, तो बीच वाला हमेशा औसत होता है। जैसे एक सीक्वेंस चल रहा है, जैसे यहाँ पर चल रहा है n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, ऐसे करके।
जैसे अब हम आपको बताएं 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 इधर 3 इधर 6 है। तो अब बीच में कौन सी है, तो इसके लिए आप क्या करो, 5 और 6 दो इधर निकाल लो, दो इधर निकाल लो। अब सोचो 7 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 7.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 औसत। सेम इसी प्रकार देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। 6 में दो उधर निकाल दो, दो उधर निकाल दो, तो दो, एक दो इधर निकाल दी और एक दो इधर निकाल दी। बीच में बचा क्या, n+2 प्लस n+3 बटे में कितना, 2। यानी कि आप सोचो इन दोनों संख्याओं को हमको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 7 और 8 था, 7 और 8 के बीच में 7.5 आया था, वो 7.5 आएंगे कैसे, आएंगे कैसे, क्योंकि 7 और 8 दोनों को जोड़ दिए और संख्याएं कितनी है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी कि कुल संख्या। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो संख्या है, एक 7 है और एक 8 है, तो 2 से भाग किया तो 8 7 15, 15 का था 7.5, ऐसे तो आया 7.5। सेम इसी प्रकार आपको दोनों को जोड़ लेना है, तो n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, प्लस 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब हम लोग इसमें 2 से भाग करेंगे तो आप देख रहे होंगे, जब आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2n में तो भाग हो जाएगा 2 से, तो बचेगा n। लेकिन 5/2 से में 2 में भाग नहीं हो जाएगा, तो वो बचेगा 5/2, क्योंकि आप 5/2 भी लिख सकते हैं या 2.5 भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन हो। तो n प्लस 5/2 ऑप्शन है आपके पास, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा, तो देखो भिन्न x मान लो जो अंश, और हर मान लो कितना, जो है y, ठीक है। तो हर हमने क्या मान लिया, y, और अंश मान लिया x। कह रहे हैं कि अगर आप हर में एक जोड़ोगे, यानी कि एक हर में जोड़ोगे तो मान हो जाएगा 1/2। कह रहे हैं यदि अंश में जोड़ोगे, यानी कि x+1/y करोगे, क्योंकि हर में कुछ नहीं करना है, तो फिर वो आपको 1 मिल जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि y कम y बराबर कितना बोल सकते हैं, x+1 बोल सकते हैं। यहाँ से y कम y और यहाँ x+1, यानी कि y बराबर हम लोग बोल सकते हैं x+1। यानी कि हम लोग y की जगह पर x+1 रख सकते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, x बटे y की जगह पर हम लोग लिख लेंगे x+1, और +1 पहले से बराबर 1/2। तो आप देखिए x, यहाँ से हम और बोल सकते हैं x बटे x+2 बराबर 1/2। 2 से गुणा कर लो, 2x बराबर, इसकी इधर गुणा हो जाएगी x+1। अब 2x इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। x बराबर कितना हो गया, 1। और एक चीज यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर, x प्लस जब हम लोग इसकी गुणा करेंगे, 1 मिनट हटा दें इसको, ये चीज देखिए गलती क्या हुई। यहाँ पर देखो जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब जब यहाँ इसकी इधर कैसे गुणा करेंगे तो x एक कम x प्लस, और यहाँ पर 2 है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो x इधर घटने आएगा। तो x अगर इधर घटने आ जाएगा, 2x में से घटेगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर भी आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से निकाल लो। x का मान 2 है तो y का मान निकाल लो। तो देखो x का मान यहाँ 2 रखोगे तो x 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 और 2 5, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि अंश और हर का योगफल क्या होगा, 3 और 2 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, राइट आंसर बी। ठीक है, आसान था, कोई समस्या नहीं, इसको आप सॉल्व कर लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403, 434 और 465, यहाँ पे नहीं लिख पाएगा, 403, 434 और 465 है, ठीक है, लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिसमें सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप पहचान चुके होंगे कि लासा मासा का चैप्टर है, और ये जो क्वेश्चन है ये मासा का है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बड़े से बड़ी माप क्या होगी, तो समझ लेना आपसे मासा पूछा जा रहा है। देखो बड़े से बड़े माप क्या होगी, देखो। और एक चीज यहाँ पर आप इससे भी पहचान सकते हैं कि आपके पास 3 बर्तन है, एक तो 403 लीटर का, एक 434 लीटर का, 465 लीटर, इसमें दूध भरा हुआ है, ठीक है। दूध और जल के मिश्रण है, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ऐसा लीटर चाहिए जो इनको पूरा पूरा माप सके। जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक 10 लीटर का बर्तन है, एक 20 लीटर का है, एक 30 लीटर का। ऐसा बर्तन बताओ जो इनको पूरा पूरा माप सके। तो समझ लेना वो 10 लीटर का एक ले आओ, कोई लीटर 10, 10 से नापो, 10 एक कम 10, ये 10 दूनी 20, 10 तीन 30, पूरा पूरा नाप देगा। 5 भी है लेकिन वो बड़े से बड़ा नहीं है, 5 भी नाप देगा, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 का 30, लेकिन ये बड़े से बड़ा बर्तन नहीं है। बड़े से बड़ा क्या है, 10। तो सेम इसी प्रकार हमको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो इनको माप सके, यानी कि जब हम लोग इसमें भरें तो बिल्कुल जो है पक्का पक्का निकले, समझ लो, बिल्कुल दूध बचे ना, ठीक है। जैसे ये नहीं कि कोई तुम 3 लीटर का एक
जग लिया है, कह रहे नापो इसको, मापो इसको। तो अगर मापेंगे तो अगर ये बच जाएगा तो प्रॉब्लम है, बचना नहीं चाहिए। बड़े से बड़ा बर्तन क्या होना चाहिए? तो बताओ, देखो इसके लिए हमें इसका मासा निकालना पड़ता है। और मासा समझ लीजिए, मासा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में भाग चला जाता है। यानी कि एक हमको ऐसी संख्या चाहिए जो इनको पूरी पूरी काट सके, जो इनको क्या पूरी पूरी काट सके। अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। जैसे अभी अभी हम ऑप्शन भूल जाते हैं कि में हमारा कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसको 70 से भाग कर सकते हैं। 70 से बिल्कुल नहीं हो सकता। 70 में उसी से होगा जिसके लास्ट में जीरो होगा, क्योंकि 70 में जीरो है, तो इसका मतलब ये 70 तो गया, 70 नहीं हो सकता है। बड़ा आसान तरीका बताते हैं। फिर 51 देखिए, 51 में होता है 17 तिया 51। क्या है? 17 तिया 51, क्योंकि 51 से भाग कर नहीं पाओगे क्योंकि 51 इतना बड़ा है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि 17 तिया 51 है। इसका मतलब जिस संख्या में 17 से भाग होगा, सॉरी जिस संख्या में 51 से भाग होगा उसमें 17 से भी होगा, 3 से भी होगा। 17 से भाग करने की बजाय पहले 3 से चेक कर लो, और 3 से उसी संख्या में भाग भाग जाता है जिन संख्याओं का योगफल 3 से कट जाए। जैसे देखो, 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 51 भी हमारा आंसर नहीं है, 51 भी गलत है, तो ये भी चला गया, 51 भी गलत। फिर देखिए हमारा आंसर क्या 41 है या 31 है, कोई भी एक चेक कर लीजिए, कोई भी एक चेक कर लो, इनमें दोनों में से एक ही हमारा आंसर है। 41 देख लीजिए। 41 के लिए बड़ा आसान तरीका है। 41 से हम यहाँ पर चेक करें, से इसमें 41 से भाग करते हैं। सोचो, 41 एक कम 41 बचे कितने भाई? 41 एक कम 41 बचे होंगे 2, हो गए 24। क्या 41 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। तो समझ लो ये भी हमारा आंसर चला गया। इसमें भी चेक कर लो, 41 एक कम 41 बचे होंगे 5, हो गए 55। क्या 55 41 से कटता? नहीं, 31 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। आप देख लीजिए कौन सा राइट सही है, बी इज द राइट आंसर। ओके, बड़ा आसान तरीका हमने बताया कि कभी भी अभी बड़े से बड़ा माप निकलवा चाहें तो ऑप्शन में तुरंत लगा के आप भाग कर लीजिए। और ऑप्शन को एलिमिनेशन भी करने का एक तरीका हमको पता होना चाहिए, जो कि आप यहाँ से धीरे धीरे आपको चीजों को सीख जाएंगे अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है कि 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चों की कुल कितनी मिठाइयां मिली? तो देखिए बड़ा आसान है। आपसे कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर मिलती है। यानी कि हम यूं मान सकते हैं कि जो बच्चों की जो संख्या है वो कुछ देर के लिए थोड़ा यक्स मान लो, और जो बच्चों की जो मिठाइयाँ मिली हैं वो बच्चों का 20% है। यानी कि टोटल बच्चों का 20%, यानी कि कितनी मिठाइयाँ मिली है बच्चों को? बच्चों का 20%, यानी बच्चे हैं यक्स, यक्स का अगर हम 20% निकालना चाहें, 20 से कम 20%, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली है? यक्स बटे 5। ओके, और टोटल मिठाई कितनी है? 720 है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे हम लोग आपसे कहें कि हमारे पास 4 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 2 समोसा मिला है, कितने समोसे बचे होंगे? बटे होंगे 8। कैसे जाने? अपने गुणा किए। सेम यही तरीका हम लोगों को यहाँ पे अपनाना है कि टोटल जो मिठाई है वो है 720। कितनी है जी? 720 है। यक्स बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिली यक्स बटे 5, तो यक्स गुणे यक्स बटे 5, ये टोटल हमारी जो मिठाई हो गई, और ये है कितनी? 720 है। बस हमको यहीं से अपना आंसर करना है। तो यक्स गुणे यक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक जीरो तो है ही, 5 दूनी 10, एक जीरो और 5 सत्ते 35 और एक 36। एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स बराबर 60। एक्स बराबर कितना? 60। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली है। प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली है वो 100/5 मिली है, क्योंकि बच्चों का 20%, यानी बच्चे हैं 60। अगर आपसे पूछते बच्चे कितने हैं तो बच्चे होते हैं 60। अगर पूछा गया प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100/5 का मान बताना पड़ेगा। एक्स का मान है 60 और बटे में 5, 5 से भाग करेंगे तो फिर राइट आंसर होगा 12। इसका राइट आंसर सी। अगर सोचो यहाँ पर कहीं पर 60 होते तो क्या आपको टाइम लगता 60 ऑप्शन लगाने में? बिल्कुल नहीं लगता। सोचो एग्जामिनर ने 60 नहीं दिया, नहीं तो बहुत से बच्चे 60 पर ही अपना फोकस कर लेते हैं, क्योंकि उनका जैसे ही एक वैल्यू आती नहीं है तो उनको लगता है यही हमारा आंसर है। फोकस करना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो गलती ना हो। ओके, चलो ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 512 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन के लिए हमें जो फैक्टर चाहिए होते हैं वो 3 3 के चाहिए होते हैं। पूर्ण वर्ग के लिए जो फैक्टर चाहिए होते हैं वो 500, वो 2 2 के चाहिए होते हैं। 512 को जस्ट हमें यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा और इसके 3 3 के फैक्टर करने पड़ेंगे। जिसमें कमी होगी वो चीज हम लोग इसकी गुणा कर लेंगे। जैसे समझिएगा, देखिए एक चीज और समझिए, 8 8 64 है 512 होता है, एक 36 36 216 होता है। अब देखो यहाँ से हमें आंसर पता चल चुका है, 8 8 64 है 512 होता है, यानी कि ये खुद में एक जो है पूर्ण घन है किसी का। अब इसमें क्या गुणा करेंगे पूर्ण घन हो जाए? 9 से नहीं, 7 से नहीं, 10 से नहीं, 8 से आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। देखो नहीं समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा तो बड़ा अच्छी बात है। 512 खुद एक किसी का घन है। जैसे हम लोग कहें 27 में कितने से गुणा की जाए?
कि ये पूर्ण घन बन जाए जो ऑप्शन दिए गए होंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे 27 तो एक खुद पूर्ण घन है किसी का। ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी। जैसे समझिए ऑप्शन है एक 4, एक 5 और एक 7 और एक 8। अब देखिए 27 तो खुद पूर्ण घन है, कितने से गुणा करें? तो इसमें जितने से भी गुणा करो वो खुद एक पूर्ण घन होना चाहिए तभी बन पाएगा। जैसे 4 पूर्ण घन नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 है पूर्ण घन। तो समझ लो जब इसका आप इसका पूर्ण घन निकालोगे तो बड़ा आसान से निकल आएगा। 27 का पूर्ण घन 3 और 8 का 2, तो 3 दूनी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 ले लिया होता या 4 ले लिया होता, 4 का पूर्ण घन नहीं होता, 4 का पूर्ण वर्ग होता है। तो सेम इसी प्रकार 8 64 है 512। 512 खुद एक पूर्ण घन है और 9 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसका एक्चुअली वे जो क्या है वो 512 के ऐसे हम लोग फैक्टर करते हैं और इसको हम लोग ऐसे फैक्टर करते चलते जाते हैं। और जिनके 3 3 के पेयर होते हैं, 3 3 के पेयर होते हैं, वो हम लोग एक साइड में कर लेते हैं। जिसमें 3 पेयर नहीं होते हैं, जैसे कहीं पर 2 गुणे 2 बच गया, अब समझ लो इसमें 2 की गुणी है तो इसमें 2 से हम लोग अपनी तरफ से गुणा करा देते हैं और बताते हैं कि इसमें 2 से गुणा करना चाहिए। लेकिन यहाँ खुद पूर्ण वर्ग बना बैठा हुआ है, 8 गुणे 8 गुणे 8 ऐसे करके 3 बार खुद पेयर बने हुए हैं। अब कितने से और एक पेयर आ जाए? तो 9 9 का नहीं बनेगा, एक 8 का आ जाए। 8 का मतलब आ जाए, समझ लो 2 गुणे 2 का आ गया, मतलब ये खुद एक पूर्ण। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में, बड़ा आसान। 36 व्यक्ति एक कार 18 दिन में, तो 27 व्यक्ति कितने दिन में? ऐसे ही तो लगता है, बड़ा आसान तरीका। 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार को कितने दिन में कर देंगे? W1 और M1 ऐसे तो है ना, बड़ा आसान है। तो देखिए 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान तरीका सब लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित निश्चित दर पर उधार दी गई थी। यदि इसे 3% उच्चतर दर, यानी कि उच्चतर दर का मतलब हो जाएगा कि अगर दर को हम लोग 3% बढ़ा देंगे तो इसका जो साधारण ब्याज है वो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी कि जो दिया गया तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ब्याज है वो 300 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो धनराशि कितनी है? देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ना तो फोकस करना है कि उच्चतर यानी कि 3% दर बढ़ाने पर 300 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सिंपल वे से लगा सकते हैं, SI बराबर PRT/100 से, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क तब पड़ता है कि दर बढ़ती लेकिन ब्याज ना बढ़ता, तो ये चीजें तब मैटर करती हैं। लेकिन इस वाले फार्मूले से आप लगा दीजिए, मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं, कहीं भी गलत नहीं हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है, धनराशि साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपये है। SI बराबर क्या होता है? PR कितना है? 3, और T कितना है? 2, बटे में कितने होते हैं? 100। तो देखिए कट कर सकते हैं, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 100 आ गया। इसको काट देंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। 50 से गुणा 100 करेंगे तो 5000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000। ये देखो 5000 बिल्कुल राइट आंसर है ना। कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो तब पड़ेगा जब यहाँ पर कुछ मैटर करे, जब कभी भी तुम्हें कभी भी सवाल ऐसा मिले कि दर भी बढ़ी हो और साधारण ब्याज भी ज्यादा मिले और समय दिया गया। बड़ा आसान तरीका है, SI बराबर PRT लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC 3 कंपनियों में हिस्सेदार है। किसी वर्ष में A का लाभ 1/3 है, यानी कि जो A को लाभ हुआ है वो 1/3 है, और B को लाभ हुआ है 1/4 है, और C को 500 रुपये मिले, 5000 रुपये मिले। तो A को कितना लाभ हुआ है? ठीक है, अब C को कितना मिला है? 5000 रुपये। अब पहले तो हमें ये पता चले कि C को कितना भाग मिला है। जैसे यहाँ पर A को 1/3, B को 1/4 और C को कितना भाग, तो ये कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ लो। जब कभी भी आप 1/3 और 1/4 को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है। आप इसकी कैंची गुणा इधर करो, कैंची गुणा इधर करो, नीचे नीचे गुणा करो। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7/12। अगर सोचो ये A और B में बढ़ चुका है रुपया, कितना? 7/12। देखो 12 में से 7 बट गया तो कितना बचा C के पास? 5/12। देखो यही चीज है, C के पास कितना है? 5/12। जबकि तुम्हारा सवाल कह रहा है कि जो C के पास रुपया है वो 5000 है। इसका मतलब दोनों बातें बराबर हैं। भिन्न में 5/12 है और रुपये में 5000 है, तो बिल्कुल बात बराबर है। तो 5 से 5 कटा, एक बराबर जो रुपया आ जाएगा वो 12000 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि कुल लाभ कितना है तो समझ लेना, फिर आप आंसर करना 12000। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि A को कितना लाभ मिला है, A को मिला है 1/3। समझ लो इसका 1/3 निकाल लो, 1/12 का 1/3 निकालोगे तो 4 से कट जाएगा, 4000 राइट आंसर हो जाएगा। 4000, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल है, ध्यान रखें। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो √3/2 गुणे भुजा होती है।
तो यही हमसे पूछी गई, यानी कि अंडर रूट 3 बटे 2, भुजा कितनी है 4, भुजा कितनी है 4। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे होंगे, दो से काट देंगे, दो एक कम दो, दो नहीं चार, यानी 2 अंडर रूट 3, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप सम्मिलित करते रहना चीजों को, जो चीजें नहीं आती वो लिखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखिए, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 35 है एक, 40 है एक, और एक 45 है। कभी भी अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो समझ लेना वो त्रिभुज जो है विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। क्या होता है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और यस कैसे निकलता है, यस निकलता है तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर लो, क्या, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर लो। ठीक, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 35, 40, 45 अगर जोड़े, अगर हम 35 और 45 को जोड़ दें, 35 के 5 इधर दे दें, इधर हो जाएंगे 50 और 30, 80 और 4, 120, 120 का आधा कर लेंगे, कितना 60, यानी कि यस बराबर कितना आ गया 60। फिर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अंडर रूट यस, यस माइनस ए है, जैसे यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो पहले हमको यस लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले हमको 60 लिखना पड़ेगा, फिर यस माइनस ए, यानी कि 60 में से पहली भुजा घटा दो, 60 में से अगर आप 35 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, 25 बच जाएगा। ठीक है, फिर 60 में से आप 40 घटाएंगे 20 बच जाएगा, फिर 60 में से आप 45 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। ठीक, बस अब हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो देखो 25 का वर्गमूल तो होता है कितना 5, तो ये तो 5 बाहर निकल के आ गए। ठीक है, अब एक चीज और समझो, 15 चक्कू होते हैं कितने 60, देखो देखो यहाँ 60 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 15 गुणे 4, तो समझ लो एक बार 15 एक बार 15 ये भी वर्गमूल में बाहर आ गया, बचा अंदर कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, ये सब बाहर आ गए। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 20, क्या बचा हुआ है 20। अब हमारे पास जो अंदर बचा हुआ है वो बचे हुए हैं 20। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर 25 था, 25 वर्गमूल 5 हो गया, यहाँ 60 से 60 को हमने लिख लिया, 15 चक्कू 60। अब देखो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, दो बार 15 तो एक बार 15 बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अंदर बचे 20, और 20 को हम लोग लिखेंगे 4 गुणे 5, 4 का भी वर्गमूल कितना होता है 2, ये बार हो गए। अब अंडर रूट में अंदर जो बचा वो 5 बचा हुआ है। ठीक है, बार बार की गुणा कर लेते हैं, तो ध्यान दें 2 दूनी 4, और 4 गुणे 15 करोगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा, और 60 गुणे 6 करोगे तो 6 पंचे 30, और ये वाला जीरो, यानी कि 300 गुणे में अंडर रूट 5, ये राइट आंसर हो जाएगा 300 अंडर रूट 5। तो 300 अंडर रूट 5 तो है नहीं, इसका मतलब अंडर रूट 5 की हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी, अंडर रूट 5 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट 5 का वर्गमूल कैसे लेते हैं, ये चीज समझो। ओके, तो हम लोग 5 का वर्गमूल लेंगे, तो इसके लिए हम लोग भाग विधि का यूज कर लेते हैं, एक ट्रिक भी होती है वहां से भी यूज कर देंगे, भाग विधि समझिएगा। 5 का वर्गमूल लेना पड़ता है ऐसे, तो जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ की गुणा, जैसे 2 दूनी 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग को 5 में से 4 घटाएंगे, यहाँ एक बचा, और 2 2 इनको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 4, और ध्यान दीजिए अब भाग जाता नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, और 2 जीरो एक बार में नोट किए जाते हैं 2। अब देखिए जितना यहाँ लिखना है उतना ही यहाँ लिखना है, इन दोनों की गुणा 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो समझ लो 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 3 लिख लोगे तो 43 हो जाएगा, और 43 गुणे 3 यानी कि 40 गुणे 3 120 होता, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा सोचना पड़ेगा भाई। 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 84 कितनी बार गया 2 बार, यहाँ लिखो, तो 2 अंक तक निकाल लेते हैं। अब बस 2 2 4 जोड़ के यहाँ लिखना पड़ेगा, और 4 ये 44, 42 में 2 जोड़े 44, और 10 में से 4 गया 6, और 9 में 60 गया 1, 16। अब फिर डबल जीरो नोट करना पड़ेगा। ठीक, जितना यहाँ लिखो उतना यहाँ लिखो, इन दोनों की गुणा 1600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोचो 444 है, अगर हम यहाँ 4 4 नोट कर दें तो 444 है, अगर ये 400 ही होता, 400 ही होता तो 4 से गुणा करते तो 1600 हो जाता, जबकि ये 44 है, 4 से गुणा और करते हैं ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 बार जाएगा। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 2.23। क्या राइट आंसर हो जाएगा 2.23, इसको हटाते हैं यहाँ से, 2.23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्गमूल किसका 5 का, 5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.23। ठीक है, 300 गुणे में 2.23। ठीक है, अब सोचो ये 2 अंक बाद दशमलव हटा के यहाँ जीरो लगा सकते हैं, ये 2 जो जीरो कट गया, 3 से गुणा कर लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 669।
669 कौन सा है? ये तो 700, ये भी 700 हट गया। ये 678 है। 669 और 670 में ज्यादा फर्क नहीं है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने 2 अंक तक निकाला ना, 3 अंक 4 अंक तक ऐसे निकलते रहता है आगे तक, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। 670 और 669, राइट आंसर हो जाएगा 670। ठीक है, ओके, राइट आंसर 670। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की है। कितनी? 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से। उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी, यानी कि जो उसने 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की है हवाई जहाज से, वो उसकी कुल यात्रा का 2/5 थी। कुल यात्रा x, और x का 2/5 बराबर हम लोग कितना कर देंगे? 1200 कर देंगे। 2 से काट देंगे 600, तो x बराबर आ जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 3000। राइट आंसर, सॉरी, यहाँ पर जो टोटल यात्रा हो जाएगी वो 3000 हो जाएगी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय किया। कुल यात्रा का, कुल यात्रा कितनी है हमारे पास? कुल यात्रा जो है हमारे पास वो कितनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं सही से। 6×5 = 30 और 2 जीरो, ये 3000। कुल यात्रा कितनी है? 3000। और कुल यात्रा का 1/3 भाग कितना? ठीक है, तो हमें कुल यात्रा का 1/3 भाग निकालना है, यानी कुल यात्रा कितनी हो गई? 3000। 3000 का अगर हम 1/3 कट जाएंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका मतलब हवाई जहाज द्वारा उसने कितनी तय की? 1200। और कार द्वारा उसने कितनी की है? 1000। तो आपसे पूछ रहा है शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा बताइए। 1200 और 1000 कितना हो जाएगा? 2200। टोटल जो यात्रा थी वो 3000 थी। 2200 में से 3000 गई 800, इसका राइट आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 800 हो जाएगा। ओके, बड़े आसान से समझना क्वेश्चन को, फिर से समझना एक बार ना समझ में आया, क्योंकि टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी अगर एक क्वेश्चन को हम ज्यादा डिटेल देंगे। निम्नलिखित शोधकर्ता निम्नलिखित प्रदर्शी आंकड़ों को एकत्रित किया है, मध्यिका बताइए। यानी कि जो ये दिया गया है इसका मध्यिका बताइए। देखो मध्यिका दो तरीके से निकलती है, या तो संख्या सम हो और या विषम हो। तो पहले समझे ये संख्या कैसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, संख्या सम है तो बड़ा आसान है मध्यिका निकालना। मध्यिका सम हो तो क्या निकालेंगे? n+1/2, यही मध्यिका होती है। पहले तो मध्यिका को हम लोग एक सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले से छोटे से बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले 1 लिखो, 1 के बाद में कोई संख्या है, 1 हो चुकी है। 1 के बाद में क्या है? 4 है, फिर 5 है 3 बार, 1 2 3 बार 5 है। ठीक है, फिर है आपका आ जाएगा 6 2 बार, ये 6 2 बार आ जाएगा। हट, सॉरी बंदर अंदर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मैंने 2 बार लिख लिया है। फिर अपना आएगा 7। ठीक है, ये 7 हो चुका है। 5 तो हो ही चुके हैं, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। फिर अपना आएगा 8, और फिर 12 12 2 बार। देख लीजिए 11 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल राइट है। ओके, बिल्कुल हमको ध्यान से निकलना पड़ेगा, एक भी डिजिट इधर उधर हुआ तो आपकी मध्यिका गड़बड़ हो जाएगी। 11 संख्या है तो मध्यिका कैसे निकलेगी? मध्यिका जो बराबर हो जाएगी, मध्यिका बराबर हो जाएगी 11, यानी कि n+1/2 होती है। सम विषम के लिए तो 11 है, तो 11 में 1 जोड़ देंगे, 12 12 का आधा 6, यानी कि जो छठा पद होगा वही हमारी मध्यिका होगी। ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या है? 6, तो इसलिए मध्यिका हमारी क्या हो जाएगी? 6। राइट आंसर ए। अगर सोचो ये मध्यिका विषम होती, सॉरी सम होती, पद कितने? 12 पद होते, या 10 पद होते, या 8 पद होते, तो हम लोग को ध्यान रखना है n/2 प्लस n+1/2 का बाई 2। जैसे पद होते हमारे 8, तो हम लोग लिखते 8 लिखते, फिर हम लोग लिखते 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2, यानी कि 8/2 का मतलब 4, चारवां पद प्लस 8/2 और 1 पांचवां पद का आधा, यानी कि चौथा पद लेते और फिर पांचवा पद लेते, उन दोनों को जोड़ के फिर आधा करते, वही हमारी मध्यिका होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो देखो पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा ये त्रिभुज कैसा है। तो 3 4 5 है, भुजाओं से ही पता चल रहा है कि ये त्रिभुज कैसा है। पहले तो ये समझो, जो ये कटा होगा वो x कटा होगा, यानी कि हम लोग भुजाएं मानेंगे 3x 4x और 5x। ठीक है, ये त्रिभुज एक एक जो है समबाहु त्रिभुज है, कैसे पता चला? सॉरी, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चला? क्योंकि समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है, याद कर लो, 3 4 5 और 5 12 13। ठीक है, 5 12 कितनी? 5 12 13, ये ट्रिपलेट होती हैं। 8 15 17।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ट्रिपलेट ये होती है। तो 3 4 5 है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। आधार गुणे ऊंचाई, आधार 3x गुणे ऊंचाई 4x। 5x कर्ण होता है, कर्ण का हमारे पास कोई यूज नहीं होता है। बराबर कितना लिखना है, 216 के। ठीक है, 2 से काट देना है 4x को, यहाँ 2x बचेगा। 3 से इसको काटो, 3 7 21 और 3 दूनी 6। 2 से इसको काट देंगे 36। तो x गुणे x, x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर कितना, 6। यानी कि x का मान कितना आ गया, 6। तो आपसे पूछ रहे हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप, भुजाएं कितनी थी, 3x 4x और 5x थी भुजाएं। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योगफल। तो 3x और 4 7x और 5 12x, और x का मान कितना है, 6। तो 5×72, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्तर डी हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 72 का डी। अगर आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, बड़े देखो अच्छे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं जो लेखपाल में है, आपको तुरंत हमारे जो मेंसुरेशन की सीरीज है वो सर्च कर लेनी चाहिए, मेंसुरेशन बाय अतुल सर। बड़े अच्छे से प्यारे से हमने इसको समझाया है, तो वहां से आपको जरूर सीखना चाहिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है 520 है। ठीक है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है। उनमें से एक संख्या 52 है, तो दूसरी क्या होगी। तो देखो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि मैंने पढ़ते पढ़ते लिख लिया, कि होता है लासा गुणे मासा बराबर कितना होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा गुणे मासा कर लिया, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, वो हमने x मान लिया। 4 से काट दो, 52 से 52 काट दो, या चक्कर में 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना x, यानी कि x का मान कितना हो गया, 40। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। देखो जो सबसे अधिक बार वो आता है वो बहुलक कहलाता है। आपसे समझो कि अगर बहुलक पूछा जाए तो जो सबसे अधिक बार आया होगा, जो नंबर सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है। देखो 15 विद्यार्थियों का अगर औसत 15 है तो इनका योग भी कैसे निकालेंगे, 225, दोनों की गुणा। देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर बता देते हैं, औसत जो बराबर होता है वो योग बटे संख्या होती है। उन्होंने कहा कि औसत 15 है और संख्या भी पता है कि 15 व्यक्ति है, तो दोनों की अगर हम गुणा करा लें तो योग निकल आ जाएगा यहाँ से। ठीक, कितना आ गया, योग 225। ओके, अब देखिए, अब आपसे कह रहे हैं कि 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है, तो हम लोग योग निकाल सकते हैं 5 का, 14 पंचे 70। फिर कह रहे हैं तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 है, तो हम लोग यहाँ से अन्य का जो अन्य जो 9 विद्यार्थी हैं, यानी कि 5 और 9 14 हो गए। 14 9 का हम लोग योग निकाल सकते हैं, 16 नेमा कितना, 16 नेमा 144, यानी कि 9 विद्यार्थियों का योग निकाल सकते हैं 144। तो ये टोटल विद्यार्थी कितने होगा, 9 5 14 का योग देखो 0 4 7 4 11 1 1 2, यानी कि 214 हुआ, 9 जो है 14 विद्यार्थियों का। और 15 विद्यार्थियों का कितना है, 225 है। तो आपसे पूछा गया 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी। तो देखो 14 विद्यार्थियों की आयु का योग हो गया 214, 15 विद्यार्थियों का योग हो गया 225। तो आप 15वें वाले विद्यार्थी का बता सकते हैं, 15 में से 4 गया कितना, 1, सॉरी 5 में से 4 गया 1, अब 2 में से 1 गया 1, अब 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 11। जो 15वां विद्यार्थी है उसकी जो औसत आयु, जो आयु है केवल, वो 11 वर्ष है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो औसत का खेल भी आपको समझना चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे, जो जो चीजें आप देख पाए वो धीरे धीरे करके देखते रहे हमारे साथ। ठीक है, जो लिंक दे उनको जरूर आप देखने का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 25, दूसरे विकर्ण बताइए। देखो सम जो चतुर्भुज होता है वो इस टाइप से होता है, थोड़ा सा यहाँ पर झुका हुआ होता है, जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग के जैसा होता है, बस भुजा इसकी भी एक्स होती है, इसकी भी एक्स होती है, एक्स भी, ये भी एक्स होती है। इसका समचतुर्भुज क्या होता है, एक विकर्ण होता है, मान लेते हैं एक विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं h1, दूसरे की h2। तो इसका जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 h1 इंटू h2, यानी कि एक विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, 1/2 बराबर 1/2 गुणे एक पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, बराबर क्या हो जाता है, ये क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है 500, एक विकर्ण भी दिया गया कितना, 25, लिख लेते हैं। एक विकर्ण का मान कितना है 25, दूसरे विकर्ण का मान पूछ रहे हैं, तो बस इसको काट दो, 25 से काट दो, 25 दूना 50, 20 आ जाएगा, और 20 दूनी कितना 40, h2 बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा सी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हो गया क्या पूरा 50 क्वेश्चन, ओके डन।
तो ये क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और जो जो चीजें हमने बताए हैं वैसे वैसे करते चलना है यार, कभी कोई समस्या नहीं होगी, 25 में 25 लाओगे। जिन लोगों ने कभी मैथ नहीं पढ़ा वो सुपर टेट की सीरीज ज्वाइन करें, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनका रिवीजन नहीं हो पाया है तो वो लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट करते रहे। साथ ही साथ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उन सभी लिंकों को एक एक करके चेक करते रहे, जो जो चीजें हम आपको देते रहे डे बाय डे, उन चीजों को अपना काम करते रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।